अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शेड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद लें जनाब। आज सुबह सुबह ही खबरों का पांजा फिट हो गया और आपको पता है कि जब ये पांजा फिट हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये पांजा अडयाला जेल के मुकीम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के हवाले से के बगैर तो मुकम्मल हो नहीं सकता। लिहाजा इसका मतलब ये है कि आज जो पांजा फिट हुआ है इसका आगाज ही अडयाला जेल के मुकीम जनाब इमरान खान से हुआ है। लिहाजा इस पांजे की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। मेरा ये ख्याल है कि वो तमाम लोग जो पंजाब में रहते हैं या कुर्बो जवार में भी रहते हैं, दीगर सूबों के भी रहने वाले, उनको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि ये पांजा फिट कैसे होता है और कौन करता है। और अमूमी तौर पर पंजाब पुलिस पांजा फिट करने के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा मकबूल है और उन्होंने उस पांजा जिस पर फिट करने वाला जो छितर है उसके पीछे अमूमी तौर पर लिखा होता है आजा मोरे बालमा तेरा ही इंतजार है। और अगर आजा मोरे बालमा का इंतजार करते हुए वो पांजा अपनी पूरी रफ्तार के साथ आकर पुश्त शरीफ पर अपने निशान छोड़े तो फिर उसकी मिसाल देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चूंकि आज भी ऐसा ही हुआ। दिन का आगाज इमरान खान साहब के लिए एक ऐसे ख्वाब के साथ हुआ जो उनके लिए ना सिर्फ डरावना होगा बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसके असरात इमरान खान साहब बहुत देर तक महसूस करते रहेंगे तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी सियासी जिंदगी के अंदर गलतियां करने में तो बेशुमार जो है ना वो उनको यद-ए-तूला हासिल है, मकबूलियत भी उनको बहुत ज्यादा हासिल है और इन गलतियों की इस्लाह करने के अमल को वो यू टर्न से ताबीर करते हैं। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत का फैसला किया और मुझे ऐसे लगता है कि ये फैसला भी ना सिर्फ उनके गले पड़ गया है बल्कि शायद गले से भी ऊपर चला गया है और उसके असरात हमें नमूदार होते हुए नजर आए हैं। और उसका आगाज जिस तरह मैंने आपसे कहा कि दिन में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले इस हाथ से, और ये हाथ होता है पंजाब में और पंजाब के गवर्नर जनाब बलीगुर रहमान के जरिए। और उसके नतीजे में ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट होने वाली जो नशिस्तें थी जिनके लिए वो इस वक्त दो कर रहे थे, उन नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को अलॉट की गई। और आज पंजाब असम्बली ने सुबह सुबह ही अपनी कार्रवाई डालते हुए जनाब इन अरकान असम्बली से ले लिया है हलफ। और ये हलफ अब ना सिर्फ जो है वो इमरान खान साहब के लिए कुछ पॉलिटिकल मुश्किलात का सबब बनेगा बल्कि इस हलफ लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत भी ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। और इसके लिए जो गेम डाली गई वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। भला कैसे होता ये है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली थी और उसको चैलेंज किया था और उसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की तरह ही एक मुतालबा किया था कि जनाब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा उस लिस्ट पर जिसके तहत अरकान असम्बली ने जाकर ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ लेना था और उसके साथ साथ उस ऑर्डर के असरात चूँकि वफाक के ऊपर भी हैं और स्पीकर नेशनल असम्बली को भी रोका गया है कि उन्होंने हल्फ नहीं लेना, बिल्कुल वैसे ही लाहौर हाई कोर्ट भी स्पीकर पंजाब असम्बली को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर अमल दरामद से रोके और एक अबूरी ऑर्डर जारी किया जाए जिसमें स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को पाबंद किया जाए कि जनाब वो नए मुंतखब अरकान से हल्फ ना लें। ये दरख्वास्त थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा जनाब हामिद रजा साहब की तरफ से इस दरख्वास्त को फाइल किया गया था और इस दरख्वास्त की समाअत आज होना मुकर्रर थी। अब होता यह है कि स्पीकर ने जो है वो कार्रवाई करनी थी क्योंकि जो इजलास था पंजाब असम्बली का वो आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया था, लेकिन गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से एक बार दाद डाल दी गई और रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब उन्होंने इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन के अंदर एक तब्दीली की और उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। वो इजलास जो दोपहर 3 बजे होना था वो इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया और सुबह 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शोर शराबे के बावजूद स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने इन अरकान असम्बली से हल्फ ले लिया और हल्फ लेने के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए जिसको अब दूर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा इसी खबर का हिस्सा है लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पर यह दरख्वास्त जो है वो दायर होनी थी और आज उसकी समाअत होनी थी। वहाँ पर भी जो है ना वो नहीं थे साबिक
वज़ीर अली अफजल साई साहब और उनके जो सुसर थे जनाब जस्टिस रिटायर्ड अमीर साहब, उनके जाने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी ज़रा कुछ मेरा ख्याल है को पैंतरा बदलने की कोशिश की है और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने अली अफजल साई के चक्कर के अंदर पंजाब में बहुत रिलीफ हासिल किए थे और अन्यवाह रिलीफ हासिल किए थे। इमरान खान साहब जो बनी गाला से उतर कर ज़मान पर आकर बैठे थे तो वो इस वजह से बैठे थे कि उनको इस बात की यकीन दहानी करा दी गई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी और अली अफजल साई साहब की तरफ से भी कि जनाब यहाँ पर मेरा सुसर लगा चीफ जस्टिस, आपके लिए सत्य खैर है, आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद हमने ऐसे ही देखा। अब ज़रा सूरत हाल हमें बदलती हुई नज़र आ रही है इस वजह से कि नए चीफ जस्टिस ने हल्फ ले लिया है, उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, उन्होंने चार्ज ले लिया है और उसके साथ साथ जब आज ये दरख्वास्त फिक्स होती है समाअत के लिए अदालत आलिया के जज मिस्टर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की अदालत में, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दरख्वास्त पर जो है वो 3 एतराज़ात आयद किए जाते हैं, जिसमें चैम्बर समाअत के दौरान 2 एतराज़ात दूर कर दिए जाते हैं जबकि 1 एतराज़ बरकरार रहता है। इसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो स्टे ऑर्डर या जो रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करने की कोशिश कर रही थी वो रिलीफ उनको नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई के आगाज़ पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से कहा कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ है कि आपने मुसद्दका दस्तावेज़ात लफ़ नहीं की, यानी जो प्रे आप कर रहे हैं उस हवाले से जो आपको एविडेंस साथ देना है वो एविडेंस आपकी तरफ से अगर लगाया भी गया है तो वो अटेस्टेड नहीं है, उसको अटेस्टेड होना चाहिए। दूसरा एतराज़ ये है कि ये मुतल्लका फ़ोरम नहीं है, ये मुतल्लका फ़ोरम का फ़ैसला हाई कोर्ट खुद कर लेगा। इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इस एतराज़ को दूर कर लिया गया है, यानी अदालती दायरा इख्तियार का तयन उन्होंने कहा जी हम खुद ही कर लेंगे। तीसरा इतराज़ ये था कि ये फौरी अहमियत का मामला है, लिहाजा इस पर जो है ना वो कार्रवाई फौरी तौर पर होनी चाहिए, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ लगाया गया कि इस मामले का फ़ैसला रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। ये एतराज़ात इसके ऊपर आयद किए गए। ये एतराज़ात जनाब जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने इसको सुनाए और फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील इश्तियाक ए खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि अदालत इन एतराज़ात को दूर करे, जिस पर अदालत ने कहा कि आपका नुक्ता आ गया है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट यही फोरम है और वही इस बात का फैसला करेंगे कि जनाब आपके एतराज़ात के साथ क्या सलूक होना है और क्या इसको बरकरार रखना है या इस केस की समाअत करनी है। अभी तक इस केस के बाद जो मामला है उसको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भिजवा दिया गया है और अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस केस के ऊपर किसी तरह का कोई दूसरी जो है ना पेशरफ्त वो सामने नहीं आई। खबरों के पांजे के अंदर जो तीसरी खबर है वो है जनाब आरिफ अलवी साहब की ईवान सदर से रुखसती के हवाले से, और ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब इमरानदारी का वायरस पाकिस्तान के आला तरीन मनसब से भी हट गया है और आज सुबह सुबह ही जनाब आरिफ अलवी साहब का सामान पैक करके उन्होंने पिकअप के अंदर रख दिया और आरिफ अलवी साहब को ईवान सदर के गेट पर लाकर खिलाड़ दिया और ईवान सदर के गेट के ऊपर जो पुलिस का दस्ता था उन्होंने जनाब आरिफ अलवी साहब को सलूट मारे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, उनको गाड़ी में बिठाया और उनको टाटा गुड बाय कह दिया। उन्होंने कहा जनाब योर सर्विसेज इज नो मोर रिक्वायर्ड, अब आप जा सकते हैं एंड नाउ यू आर ओपन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और अब आरिफ अलवी साहब के ऊपर आइन चिकनी के 2 मुकदमात हैं जो ना सिर्फ रेडी हैं बल्कि आरिफ अलवी साहब बहुत जल्द आपको आइन चिकनी के इन मुकदमात में जो है वो मुकदमात भुगतते हुए अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हुए और मुमकिना तौर पर सजा पाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ये जो आइन चिकनी का अमल है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन है और इसके उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। बताया ये जा रहा है कि ईवान सदर में जनाब आरिफ अलवी साहब की रुखसती के बाद ईवान सदर में अर्के गुलाब छिड़क दिया गया है, अगरबत्तियां जला दी गई हैं और इमरानी वायरस के रुखसत होने के बाद ये जो सफाई का अमल है वो जारी कर दिया गया है ताकि कल ईवान सदर का नया मकीन जब ईवान सदर में दाखिल हो तो वहां पर किसी तरह के इमरानी असरात मौजूद ना हो। और इसी हवाले से जो चौथी खबर है उसका ताल्लुक भी इमरान खान साहब के उस फैसले से है जिसके तहत इमरान खान साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले के लिए जनाब महमूद खान अचकजई साहब को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट
نامینیٹ کیا تھا اور ان کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے آصف زرداری صاحب ان کو سرپرائز دے پائیں گے، اور اس کے لیے یہ جو ایم کیو ایم ہے اور دیگر جو پولیٹیکل قوتیں ہیں ان کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ دوری کو جواز بنایا جا رہا تھا۔ کل اس حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہوتی ہے اور ایک حکمران اتحاد کا امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا فارمولہ طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بطور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نومینیشن کی توثیق بھی کر دیتی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر رات گئے ایک پریس کانفرنس بھی کرتی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے تمام جو اراکین اسمبلی ہیں، چاہے وہ پروونشل اراکین اسمبلی ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، اور چاہے وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہیں، وہ تمام کے تمام جناب آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کل 9 مارچ کو ہونے والے ان انتخابات میں نہایت آسانی کے ساتھ اپنی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کل ہونے والے انتخابات میں آصف علی زرداری صاحب کی جیت یقینی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری خبر ہے جناب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، 5ویں خبر، اور وہ خبر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے اب کھل ڈل کر چیزوں کو سٹیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو نئی کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں وہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس نئی کابینٹ کے اندر تمام حکمران اتحاد کی مشاورت کی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کابینہ کے اندر جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس بات کے لیے 2 اہم ترین اعلانات سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 کہ محسن نقوی صاحب سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ کا منصب سنبھالیں گے، اور یہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جناب محسن نقوی صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر کے امیدوار ہوں گے، سینٹ کا رکن منتخب ہوں گے، اور اس کے بعد وہ جناب اپنی وزارت کا چارج سنبھال لیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ یہ جو نئی کابینہ کی حلف برداری ہے یہ صدر کے انتخابات کے اگلے روز یعنی 10 یا 11 مارچ کو ہوگی۔ جناب محسن نقوی صاحب بطور وزیر داخلہ حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہوگا، وہ کسی بھی سیٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، چاہے وہ براہ راست الیکشن لڑیں یا چاہے وہ سینٹ آف پاکستان کی رکنیت حاصل کریں، اور یہ معاملہ بھی سیٹلڈ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس پلیٹ فارم سے اس حوالے سے یہ خبر آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی جا چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر ان معاملات کو نہ صرف سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ وہ اب نہ صرف چیزوں کو سٹیئر کرے گی بلکہ اپنے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ وزیر خزانہ کے لیے بھی جناب اورنگزیب رمدے صاحب کا نام فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے وزیر خارجہ۔ لیکن یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے اور نگران وفاقی وزیر خارجہ اس خارجہ سیٹ اپ کے اندر موجود ہوں گے، اور خارجہ سیٹ اپ 3 افراد پر مشتمل ہوگا، جس میں جناب اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خارجہ کے فرائض انجام دیں گے، ان کے ساتھ موجودہ یعنی سابق نگران وزیر خارجہ ہوں گے جناب جلیل عباس صاحب، اور جلیل عباس صاحب مشیر برائے امور خارجہ کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ ایک معاون خصوصی بھی ہوں گے پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن فارن افیئرز، اور طارق فاطمی صاحب بطور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ خواجہ آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر وزیر دفاع کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نئی وفاقی کابینہ کے اندر جناب عطا تارڑ صاحب وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھالیں گے، اور جو پبلک سیکٹر ہے یعنی الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اس کے اوپر بیٹھ کر جناب وہ حکومتی کارکردگیوں کو اجاگر کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کا
तोड़ करेंगे। ये तमाम तर जिम्मेदारियां जनाब अतात तारड़ साहब के सुपुर्द कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है इन पांचों खबरों का जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स यानी एक मरबूत किस्म की जो मश्क है उसका आगाज किया जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा शायद इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का जहन बना लिया है कि उन्होंने किसी भी तौर पर पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। इसके हवाले से उठने वाले हर एक सवाल का जवाब देना है और जिन एजेंडाज को सेट कर लिया गया है उन्हीं एजेंडाज को लेके आगे बढ़ा जाएगा और उसके अंदर भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब के लिए पांजा ही है और पांजे के अलावा भी इमरान खान साहब के लिए कोई और गुंजाइश शायद बाकी बची नहीं। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।